नमस्कार, नवभारत में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर दीपक राय। इस समय हम सतना ज़िले के चित्रकूट में हैं। चित्रकूट के एसडीओपी हमारे साथ हैं आशीष कुमार जी। आशीष कुमार जी पीएससी 2013 के पास आउट हैं और 2017 के बैच से हैं, तो हम उनसे ही कुछ परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं आशीष जैन हूँ। मैं दमोह ज़िले के ग्राम हर्रई का रहने वाला हूँ। वर्ष 2013 पीएससी मैंने पास की थी। मुझे पीएससी से जो फर्स्ट पोस्टिंग मिली थी वो थी असिस्टेंट डायरेक्टर महिला बाल विकास की। तत्पश्चात वेटिंग क्लियर करने के पश्चात मैं उप पुलिस अधीक्षक के रूप में मैंने नरसिंहपुर में एज ए प्रोविजनर ज्वाइन किया। और तत्पश्चात प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद मैंने मध्य प्रदेश हॉक फोर्स में जो नक्सल विरोधी अभियान के लिए गठित की गई है उसमें करीब 1.5 वर्ष का समय बिताया और उसको तदुपरांत मेरी फील्ड पोस्टिंग के रूप में एसडीओपी चित्रकूट के रूप में मैंने 30 अप्रैल 2022 को ज्वाइन किया है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं पुलिस में। आप पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी समय इसमें बिताया है, तो हमारे जो दर्शक हैं, ख़ास कर हम जो आज इंटरव्यू कर रहे हैं वो युवा वर्ग के लिए है, तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा है इस विभाग में काम करने में। जी, निश्चित रूप से पुलिस विभाग काफ़ी चुनौतियों भरा विभाग है, जहां आपको 24/7 अपनी कर्तव्यों को निर्वहन करना पड़ता है। जैसे कभी भी इस विभाग में आने के उपरांत आप निजी जो हित हैं या निजी जो परिवार है या जो आपकी व्यक्तिगत लाइफ है उसको आपको सेकेंडरी रखते हुए आपको देशभक्ति और जनसेवा को प्राथमिकता देनी होती है और तभी आप मध्य प्रदेश पुलिस में एक सफल अफसर के रूप में काबिज हो सकते हैं। युवाओं को मैं इसे संदेश देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश पुलिस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका हमेशा स्वागत है। आप एक चुनौतीपूर्ण जीवन और एक बेहतर पहचान स्थापित करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस में ज़रूर आएँ। और मध्य प्रदेश पुलिस में ना सिर्फ केवल आप एज अ डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि आप अगर आपको और भी अधिक चुनौतियां पसंद हैं तो आप हॉक फोर्स में भी जा सकते हैं डेपुटेशन पे। इसके अलावा फिर आप मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए एक विशेष जो बल गठित किया गया मध्य प्रदेश जो सशस्त्र पुलिस बल है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में अभी बहुत सारे युवा हैं जो तैयारी करते हैं। कुछ लोग पुलिस के लिए भी तैयारी करते हैं, कुछ अलग विभागों के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि आप एमपीपीएससी से चयनित हैं, तो अगर कोई युवा एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहे तो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो किस तरह से वो तैयारी कर सकता है और ख़ासकर विशेषकर एमपीपीएससी कोई युवा कैसे क्वालिफाई कर सकता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देवें। जी बिल्कुल। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वर्ष 2012 में और तत्पश्चात मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आजकल विभिन्न कोचिंग संस्थाएं हैं जो आफ्टर 12th भी तैयारियां कराती हैं। तो मेरा युवाओं से यही कहना है कि आप आफ्टर 12th अपना लक्ष्य तय कर लीजिए कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। उस हिसाब से आप अपने विषय चयनित करें, उस हिसाब से ग्रेजुएशन करें। किसी स्पेशलाइज ग्रेजुएशन करने से अच्छा है आप एक सामान्य ग्रेजुएशन करें और अपना एम डिसाइड करके पीएससी के जो विषय हैं सबसे पहले आप ये करें कि आप जो है मध्य प्रदेश जो राज्य सेवा आयोग का जो राज्य सेवा परीक्षा का जो सिलेबस है, सिलेबस को आप थॉरोली स्टडी करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप टॉपिक्स की तैयारी करें। ये जनरल सामान्यतः जो आपने देखा होगा कि कई युवा रहते हैं जो विभिन्न विषयों पे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। वो कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन है, जो पीएससी की तैयारी का डायरेक्शन है, उससे भटक जाते हैं और कुछ भी पढ़ते रहते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस को सामने रख के ही तैयारी करें। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं उसकी शॉर्टकट पे ना जाके हमेशा एक जो लॉन्ग थॉरो बुक है, जो रेफरेंस बुक्स हैं, उनकी स्टडी करिए और उनकी स्टडी से ही आपके जो भी किसी भी टॉपिक्स की ए टू जेड चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होती हैं। शॉर्टकट से आप किसी दिशा में एक लंबी दूरी तक नहीं जा सकते। एक छोटी सी दूरी तय करके ही आप थक जाएंगे और
निश्चित रूप से जो है आप सफलता आपसे काफ़ी दूर रहेगी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर या चाहे वो पीएससी हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो अपना लक्ष्य तय करिए, लक्ष्य से कभी मत भटकिए और जो भी आप परीक्षा का सिलेबस की डिमांड है उसको हमेशा सामने रख के तैयारी करें। अपना फोकस कभी भी डाइवर्ट मत होने दें और सतत रूप से ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से जब आप तैयारी के दौर में हैं तो सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें। एक वर्ष अगर आप थॉरोली सोशल मीडिया से दूरी बना के फ़ोन का न्यूनतम यूज करके फ़ोन का न्यूनतम यूज करने का के पीछे आशय ये है कि फ़ोन जो है आपको अपने मूल उद्देश्य से डाइवर्ट करता है। मैं ये कहूँगा कि फ़ोन का उपयोग आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए करें और सोशल मीडिया या अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे दूरी बनाकर रखें जब तक आप तैयारी मोड में हैं। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपका जो लक्ष्य है अपनी तैयारी के प्रति उस पर आप फोकस्ड रहेंगे और निश्चित रूप से जो आपकी तैयारी एक वर्ष में होगी और उसके बाद जब आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक जो आपका आत्मविश्वास का लेवल रहेगा वो बहुत उच्च रहेगा और आप निश्चित रूप से परीक्षा में सफल होंगे। मैं चाहता हूं कि कोई और ऐसे मुद्दे जो हमारे युवाओं के लिए काम आ सकते हैं, उनके जीवन को बदल सकते हैं, तो उस बारे में भी हमारे युवाओं को कुछ आप मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जी बिल्कुल। क्या होता है कि आज का युवा जो है, मैं देखता हूँ, जब मैं 10 साल पूर्व जब तैयारी के दौर में था तो मैं देखता था कि युवा जो हैं उन्हें उनका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, वो बस तैयारी किए जा रहे हैं और जितने भी फॉर्म निकलते हैं उनका उद्देश्य रहता है कि हर फॉर्म भरें। तो मैंने जो इंटरव्यू साक्षात्कार के पूर्व में भी मैंने कहा था एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसी पर डटे रहें। जब तक आप एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो तब आप मल्टीपल फोकस पे बटे रहेंगे और जब मल्टीपल फोकस पे व्यक्ति बटा रहता है तो वो कहीं नहीं पहुंच पाता है। तो मेरे साथ तैयारी करने वाले ऐसे कई युवा थे जो भटक गए, जो जिन्हें आज तक मंजिल नहीं मिली। तो मैं युवाओं को मेरा संदेश यही है, जो तैयारी के दौर में हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा कहना यही है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने के अनुसार उसी पर डटे रहें। ऐसा नहीं है कि असफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती है, लेकिन असफलता भी जो है यही सिखाती है कि सफलता के लिए अभी प्रयत्न करने बाकी हैं। आप अपने प्रयत्नों का दौर जारी रखें और अगर इसके अलावा जैसे मैं अपना ही आपको मोटिवेशन के तौर पे ये मेरा आप उदाहरण ले सकते हैं कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव में आज भी पोस्ट ऑफिस नहीं है, उस गांव में हाट बाज़ार भी नहीं है, उस गांव में अन्य जो सामान इवन नेटवर्क की भी सुविधा नहीं है। आज मैं घर में बात करता हूं तो आवाज़ कट कट के आती है। तो मैं एक ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल के आया हूं और उसके बाद जो है 2012 से मैंने तैयारी स्टार्ट करी और पहले ही प्रयास में मुझे 2012 पीएससी में भी सफलता प्राप्त हुई थी, जिसमें मुझे कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। 2013 पीएससी में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर महिला बाल विकास, 2014 पीएससी में मुझे असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की नौकरी मिली थी। और तो ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रयत्न करें और आप कहें कि नहीं हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, कमज़ोर पृष्ठभूमि से हैं, तो हमसे कैसे होगा। तो इन चीज़ों को दरकिनार करना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि भाई जो मैंने तैयारी करी है तो मुझे सरकारी नौकरियाँ 2 नहीं 3 नहीं 4 मैंने सरकारी नौकरियाँ करी हैं और अब मैं आज की स्थिति में पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर सेवाएं दे रहा हूँ। तो मेरा ये बताने का उद्देश्य केवल आपको मोटिवेट करना है कि आप किसी भी पृष्ठभूमि से आएँ, अपने लक्ष्य पर डटे रहें और पूरी शिद्दत से तैयारी करें। सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करें, ऑनलाइन चीज़ों का उपयोग अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए करें और भविष्य के लिए आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य में और अपने जीवन में सफल हों। हाँ, बिल्कुल सही आपने एक बात कही कि पढ़ाई के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और सफलता तभी मिलती है जब आप मेहनत करके आगे आते हैं। शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती। और सोशल मीडिया का जो प्रभाव बताया है कि युवा आजकल सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, मैं सर से एक सवाल और करना चाहूँगा कि जो डिजिटल
इंडिया के दौर में हम जी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। तो क्या युवा एमपीपीएससी की तैयारी जब कर रहे हैं तो उसके लिए युवा डिजिटल माध्यमों में क्या ऑनलाइन पढ़ाई करें तो कैसे विश्वास करें कि वो जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत? किस तरह से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का उपयोग करना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो इसके विषय में ये कहना चाहूँगा कि आज निश्चित रूप से आज डिजिटल मीडिया का दौर है। आज जो सरकारें भी हैं जो ई गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ रही हैं, इस दिशा में मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि निश्चित रूप से आपको ई गवर्नेंस के बेसिक्स ज़रूर आने चाहिए। ई गवर्नेंस से आपको डिजिटल मीडिया से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परिचित ना रहें, निश्चित रूप से परिचित रहें, है ना। और जहाँ तक जो डिजिटल मीडिया के कंटेंट की या डिजिटल या ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी की बात है, तो उससे मैं ये कहना चाहूँगा जिसको मैंने पहले भी फोकस किया है कि आप अपने सिलेबस को हमेशा सामने रखें। आप अपने सिलेबस को सामने रखें और सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं क्या वही ऑनलाइन तैयारी के दौरान आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो और डे बाय डे एक अपना रूटीन सेट करें, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको ओके करते रहें। और साथ ही जैसे ही आपका ऑनलाइन क्लास ख़त्म होती है और तदुपरांत आपने जो पढ़ा है और आपको जो पढ़ाया गया है ना, उससे स्वयं को मैच करें और उसका सतत रूप से रिवीजन करते रहें। सतत रूप से रिवीजन करने से क्या होता है कि चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती हैं और चीज़ें लंबे समय तक दिमाग में बने रहने से आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है और वो चीज़ें आपके भविष्य में भी जब आप परीक्षा में बैठते हैं उस समय याद रहती हैं और आप सही उत्तर लिखने में सफल हो पाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल और था आशीष जी कि किस तरह से जब हमने कोविड के दौरान देखा है कि कोविड में लंबा लॉकडाउन लगा, बहुत सारी परिस्थितियां बदलीं, बहुत सारी भर्तियां अचानक रुक गईं, माहौल ही ऐसा था, लॉकडाउन था, महामारी से बचना भी ज़रूरी था। अब भर्तियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं और फिर भर्तियों का दौर शुरू हो रहा है, भर्तियाँ फिर से शुरू हो रही 2-3 सालों के बाद में। तो युवा अब तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार कुछ युवा परेशान रहे इन 2-3 सालों में कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो उनमें तनाव आया तो अवसाद में कई चले गए। तो उनको आप कैसे मोटिवेशन देना चाहेंगे कि अगर 2-3 साल भी बीत गए हैं तो क्या वो आप तैयारी कैसे जारी रख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। निश्चित रूप से कोविड महामारी का जो पिछले दो वर्ष का दौर था वो बहुत ही भयावह था। इस दौरान सभी तरह से लोग प्रभावित रहे, चाहे स्टूडेंट्स हों या फिर लोगों के पारिवारिक जीवन हो, बुरी तरह सब कुछ प्रभावित रहा है। परंतु युवा जो है, युवाओं को मैं हमेशा संदेश देना चाहूँगा कि युवा जो है कभी फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है। कोविड का दौर भी था, एक भयानक दौर था, वो भी ख़त्म हो गया है। आपको लगा होगा कि वैकेंसी नहीं आ रही हैं, हम पढ़ के क्या करें, हमारा क्या भविष्य होगा। इस दिशा में मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि हमेशा जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। जैसे आप जानते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो कछुआ वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी पर बने रहें, आप अपनी तैयारी से किसी भी स्थिति में दूर ना हों और जो मैदान में बना रहता है वही जीतता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आज आपका सबसे कठिन दौर होता है वो वही दौर होता है जो आपकी एक दिशा निर्धारित करता है। उस परिस्थिति में अगर आप बने रहे तो निश्चित रूप से आप एक दिशा पाएंगे और निश्चित रूप से और जो जिस दिशा की ओर बढ़ गए हैं उस मंजिल को ज़रूर हासिल करेंगे। इसलिए आज जो तैयारी करने वाले युवा हैं वो अपनी आपको किसी भी तरह से डिस्ट्रेस या फिर किसी भी तरह से डिसअपॉइंट ना करें और अभी जो आपके लिए जो ढेर सारी वैकेंसियां आ रही हैं इनका भरपूर लाभ उठाएं, खूब लगन से तैयारी करें और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में सफल हों। यही शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। एक और सवाल है मेरा, चूँकि आपने बोला इंटरव्यू के बारे में, हमेशा सवाल आता है कि कई बार बच्चे प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, त्वरित जवाब देना होता है। तो कुछ आप अपने रोचक अनुभव सुनाएं कि कैसा कभी आपसे इंटरव्यू, आप चूँकि 3-4 बार आप पीएससी क्वालिफाई किए हैं, अलग अलग विभागों में रहे हैं, तो कुछ कैसे सवाल होते हैं और उनकी तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना चाहिए और जवाब त्वरित किस तरह से दिया जाना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैंने 2012, 2013, 2014 3 इंटरव्यू दिए हैं, तीनों में मैं सफल रहा हूँ। पोस्ट जो है वो अलग अलग विभागों की मुझे मिली हैं। तो मैं उसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू जो है वो आपकी रैंक डिसाइड करता है, सिलेक्शन आपका डिसाइड करती है मेंस।
मुख्य परीक्षा। मुख्य प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मुख्य परीक्षा में जितना अच्छा स्कोर करते हैं वो आपके सिलेक्शन का जो आधार है वही निर्धारित करता है। इसके बाद आता है इंटरव्यू। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तब 250 मार्क्स का हुआ करता था। उसके बाद अभी जो है 2014 से वो 175 नंबर का हो गया है। अपडेटेड स्थिति में कुछ अंतर आया हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। बाकी मैं यही मानता हूँ कि जो इंटरव्यू है वो न्यूनतम मार्क्स का होना चाहिए। और इंटरव्यू में जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए 2 तरह के फॉर्म्स आप भरते हैं, एक अपनी व्यक्तिगत जानकारी का और एक अपना बैकग्राउंड के वेरिफिकेशन के लिए अनुप्रमाणन फॉर्म आप भरते हैं। और जैसे आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसके पहले एक कॉलम होता है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या क्या दी जानी है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं और फिर आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते हैं। इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व आपका जो दिमागी माहौल है वो बहुत उथल पुथल भरा रहता है कि क्या पूछा जाएगा, हमसे आएगा कि नहीं आएगा, और बाकी कई सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन आप जैसे ही अंदर जाते हैं सभी को ग्रीट करते हैं। जो उपलब्ध वहाँ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक अनुभव होता है। तो सबसे पहला आपसे पूछा जाता है कि आप आए हैं तो अपने विषय में कुछ बताएं या अपना परिचय दें। तो बहुत ही शालीन तरीके से आप अपना परिचय दीजिए। तदुपरांत जो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स हैं वो अपने अपने बैकग्राउंड से सधे हुए आपसे सवाल पूछते हैं। कई क्वेश्चन आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से होते हैं, कई क्वेश्चन आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसके ऐतिहासिक महत्व को लेके होते हैं, उसके सांस्कृतिक महत्व को लेके होते हैं, उसके आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व को लेके होते हैं। तो और कई क्वेश्चंस आपको स्थितिजनक पूछे जाते हैं कि जैसे आप किसी लाइन ऑर्डर स्थिति में हैं और आप वहाँ एज एसडीओपी उपस्थित हैं और कोई आपको एक विशेष स्थिति दी जाती है, तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, या किसी जगह आप एसडीएम के रूप में तैनात हैं और आपके समक्ष ये अमुक स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपका उस समय क्या तात्कालिक आपका निर्णय होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो सिचुएशनल होते हैं, और उस सिचुएशनल क्वेश्चन से आपकी जो प्रशासनिक क्षमता है उसको आंका जाता है। तो इस तरह के उत्तर में जब आप जितनी परिपक्वता से उत्तर देते हैं तो उतने अच्छा स्कोर जो है आप उस समय इंटरव्यू में आप स्कोर करते हैं। तो इन चीज़ों के विषय में चूँकि पूर्व से ही आप जब तैयारी के दौर में रहते हैं तो पूर्व से ही मॉक इंटरव्यू में किस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन से ज़रूर होकर गुजरें, ताकि आप जब इंटरव्यू बोर्ड में साक्षात्कार कर रहे हों तो उस समय आप पूरे आत्मविश्वास और लगन से और एक सधा हुआ उत्तर दे सकें, और जिससे आपका साक्षात्कार बेहतर से बेहतर हो। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। नवभारत टाइम्स के माध्यम से हम लाखों युवाओं तक आपकी बात पहुंचाएंगे, समाज तक पहुंचाएं, ये हमारा लक्ष्य है। मेरा एक सवाल और है, जैसे कि आपने पुलिसिंग की नौकरी आपकी शुरू हुई है मंडला ज़िले से, जहाँ पे नक्सली क्षेत्र था मंडला का, वहाँ नक्सली क्षेत्र में आपने ड्यूटी दी शुरुआती नौकरी। उसके बाद भी आप आज जो हैं मध्य प्रदेश के एक पिछड़ा इलाका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र है चित्रकूट, वहाँ आप सेवाएं दे रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है ये नौकरी को, आप किस तरह से अनुभूति करते हैं? जी, निश्चित रूप से पुलिस की सेवा बहुत ही रोचक, रोमांचक और निश्चित रूप से बेहद साहसपूर्ण तरीके भरी होती है। तो जब आप पुलिस की नौकरी में आते हैं तो आपकी कई क्वालिटीज़ जो आपकी इन्वॉल्व रहती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे आप हो सकता है आपका स्वभाव पहले कम बोलने का हो, तो जब आप किसी भी लाइन ऑर्डर स्थिति में होते हैं और आपके सामने सैकड़ों लोग होते हैं और विभिन्न परिस्थितियां आती हैं कि पुलिस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उस स्थिति में आपको जो है उन्हें कन्विंस करना होता है। तो अगर आप कम बोलने वाले हैं तो उस स्थिति में आप नहीं उन्हें टैकल कर पाएंगे। तो ओवर द टाइम आपको अपनी जो वाक क्षमता है और आपकी कार्यशैली है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समाज के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, और उससे आप जितने बेहतर तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे तो समाज का कॉन्फिडेंस आप में बढ़ जाता है कि ये अमुक अधिकारी जो है
ये इस पे हमारा विश्वास है और इनने जो कह दिया हम उनकी बात को सुनेंगे। तो ये आपकी जो छवि होती है समाज में, आप जहाँ पदस्थ होते हैं वहाँ ओवर द टाइम आपके कार्यों से, आपकी उपस्थिति से, जनता के बीच आपकी उपस्थिति से आपकी जो कार्यक्षमता है, कार्यक्षमता के साथ आपकी जो इमेज है वो विकसित होती है। और अगर वो इमेज नकारात्मक गई तो आप किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पुलिस की जो कार्य हैं या पुलिस की जो नौकरी है वो आसान नहीं है। क्यों? एक तरफ आपको क्राइम को देखना होता है, दूसरी तरफ आपको कानून व्यवस्था की स्थिति देखनी होती है। जैसे चूँकि कल भी आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक मेरे अनुभाग अंतर्गत सभापुर थाना है, वहाँ एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटना कारित की गई थी। तो उसमें वो 17 तारीख की घटना थी, हमने 26 को उसका खुलासा किया। तो ये जो स्थिति होती है, इतनी गंभीर स्थितियाँ होती हैं, इसमें पुलिस को जो है तुरंत कार्रवाई करनी होती है। तुरंत कार्रवाई करनी होती है कि इतने गंभीर मामले आते हैं, गंभीर मामलों में पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करती है। तो तुरंत कार्रवाई के तहत आप तत्काल परिजनों के साथ मौके पर होते हैं और पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से जब आप काम करते हैं उनके साथ, तो जनता में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और जनता भी पूरे मनोयोग से आपका सहयोग करती है। तो चित्रकूट जो अनुभाग है बहुत चैलेंजिंग अनुभाग है। मेरा अनुभाग की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो भी काफ़ी टफ़ है। घाटियों से होकर गुजरना होता है, जंगलों से होकर गुजरना होता है। मेरे सभापुर थाने की दूरी अभी अनुभाग मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर है। तो टफ़ जो इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी टफ़ है। उसके और चूँकि यहाँ जो आदिवासी जनजातियाँ जैसे मवासी और कोल हैं का भी व्यापक संख्या में यहाँ पर निवासरत हैं, जिनमें शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उनके साथ काम करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन फिर भी चूँकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमें इस अनुभाग में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जब तक हम यहाँ हैं बेहतर से बेहतर कार्य करते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आशीष जी। आशीष कुमार जैन जी हमारे साथ थे। आशीष जैन जी डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी हैं, वर्तमान में चित्रकूट अनुभाग में एसडीओपी के पद पर कार्यरत हैं।